चलिए क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 सेज इफ लेट ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, सी वेक्टर आपको दिया है, फाइंड वेक्टर डी. डी वेक्टर आपको बताना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, एंड सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर आपको 15 दे रखा है. तो एक ही उसमें आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको उसको ब्रेक करके समझना है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है. सो आपके पास देखिए यहाँ पे जो वेक्टर डी है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है. सो हमें पता है दैट डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी. अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो हमने डॉट प्रोडक्ट में सीखा था कि उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. तो हम कह सकते हैं कि ए और डी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, और क्योंकि डी वेक्टर बी के साथ भी परपेंडिकुलर है तो बी डॉट डी भी कितना होगा, जीरो. ठीक है. अब ये डी वेक्टर जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हमें अभी तक नहीं पता कि कौन सा वेक्टर है ये, तो हम इसको लेट कर लेते हैं. कोई भी वेक्टर हो उसका फॉर्मेट यही रहता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, यही फॉर्मेट रहता है. एंड सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर आपके पास 15 होता है, यही फॉर्मेट हमारे ये आपको गिवन दे रखा है, एंड वेक्टर का फॉर्मेट ये आपके पास है. नाउ आपको क्वेश्चन में जो हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर जीरो है, तो इसको आगे करते हैं. देखिए ए डॉट डी, ए वेक्टर और डी वेक्टर का आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है. अब ए वेक्टर तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, डी वेक्टर आपने सपोज कर लिया. अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करना है हमें. इसके साथ यहाँ पे आई कैप को आई कैप के साथ, यहाँ पे 1 है इंटू एक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स. ऐसे ही जे कैप को जे कैप के साथ 4 इंटू वाई, सो आपके पास 4y आ जाएगा. के कैप को के कैप के साथ 2 इंटू जेड, तो आपके पास 2z आ जाएगा, इज इक्वल टू 0. तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. ऐसे ही हमारे पास बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है. सो बी वेक्टर की अगर हम बात करें तो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप ये है, और डॉट डी वही आई कैप को आई कैप के साथ 3 इंटू एक्स, तो आपके पास 3x आ जाएगा. ऐसे ही -2 इंटू वाई, तो आपके पास -2y आ जाएगा. ऐसे ही 7 इंटू जेड, तो आपके पास 7z आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0 है क्योंकि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है. ऑल्सो आपको सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 15 दे रखा है, तो ऑल्सो हमने लिखा सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यहाँ पे 0 नहीं है, 15 है. सो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर आपके पास 15 दे रखा है. अब सी और डी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए. सी वेक्टर भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये, तो 2 इंटू डी वेक्टर एक्स, तो 2 इंटू एक्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x. ऐसे ही जे कैप को जे कैप के साथ -1 इंटू वाई, तो आपके पास -y आ जाएगा. अब के कैप को के कैप के साथ 4 इंटू जेड, तो आपके पास 4z आ जाएगा. एंड इसका आपको साइड में क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड में 15 आंसर दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है. तो अब आपके पास बेसिकली 3 इक्वेशंस बन गई हैं. अब 3 इक्वेशंस बन गई हैं तो उनको सॉल्व करना है. मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है पर ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. देखो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही गिवन थी कि परपेंडिकुलर है, आपने इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दिया. डी वेक्टर फाइंड आउट करना है, आपने लेट कर दिया, बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी थी. तो जो डॉट प्रोडक्ट है आपने उससे 3 इक्वेशंस बना ली. अब 3 इक्वेशंस जैसे हम करते ही हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों इक्वेशंस ले ली फ्रॉम 1 एंड 2. मेरे पास दोनों इक्वेशन थी, x को बराबर करने के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ पे दोनों को सॉल्व किया एलिमिनेशन से, साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया, आपके पास ये फोर्थ इक्वेशन बन गई. अभी भी क्योंकि आंसर तो निकला नहीं है, हमें एक्स वाई जेड हमें नहीं पता है, सो अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को भी एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं. सो सेकेंड और थर्ड को लिया, अभी देखा कि दोनों के अगर एक्स मुझे बराबर करने हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड इक्वेशन को 3 से. सो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं. कैंसिल 6x हुआ, बट बाकी y और z में से कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, तो हमारे पास अगली इक्वेशन 5 आ गई है. तो हमारे पास देखिए यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन है, यहाँ पे 5 इक्वेशन है. फोर्थ में भी y और z वेरिएबल है,
फिफ्थ में भी y और z वेरिएबल है। सो अब क्या करेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ को सॉल्व कर दीजिए। अब दोनों को देखिए, यहाँ पे अगर इधर -z है, इधर 2z है, तो सेम बनाने के लिए मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गई, नीचे वाली एज इट इज। फिर से एलिमिनेशन, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो ये तो सब कैलकुलेशन पार्ट है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही। अब देखो y आ गया है, अब x निकालना है तो या z निकालना है, दोनों तो निकालने ही है। तो y वाली इक्वेशन के साथ हमारे पास ये जो दो इक्वेशन थी फोर्थ एंड फिफ्थ, y के साथ z था। तो चाहे मैं फोर्थ इक्वेशन में वैल्यू डालूं, चाहे मैं फिफ्थ इक्वेशन में वैल्यू डालूं, मेरे पास z आ सकता है। सो यही y की वैल्यू हमने फोर्थ इक्वेशन में डाल दी। यहाँ पे y की जगह -5/3 डाला, आपके पास z आ गया। अब z आ गया है तो क्या बचा, x। अब फर्स्ट इक्वेशन ले लो जिसमें तीनों वेरिएबल आते हैं, यहाँ पे y भी डाल दिया, z भी डाल दिया, दोनों की वैल्यू पुट की, आपके पास x आ गया। ठीक है, बट आपको पूछा क्या है, d वेक्टर निकालो। तो वेक्टर का फॉर्मेट, d वेक्टर क्या था, हमने जहाँ पे सपोज किया था, लेट किया था, तो वो देखो क्या फॉर्मेट था d वेक्टर का, कि लेट d इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये फॉर्मेट हमने लेट किया था, एंड हर वेक्टर का ये फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल देंगे हम, एक्स आई कैप जो निकाला है, प्लस वाई कैप होता है बट y की वैल्यू -5/3 है, प्लस z कैप होता है बट z की वैल्यू -70/3 है। ठीक है, तो ये आपने डी वेक्टर बना दिया। ठीक है, सो थोड़ा सा लंबा है बट मुश्किल नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ये आपके पास एक वेक्टर है विद अ यूनिट वेक्टर along the sum of the vector this and this is equal to 1। अब ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जैसे आप 9th-10th में करते थे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते थे, फिर आप उनसे इक्वेशंस बनाते थे। तो स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ के कौन सा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा ऐड हो रहा है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वही चीज़ें हैं, सब चीज़ें वैसी ही हैं, बस वेक्टर की फॉर्म में हम कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखो कि स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है, अब स्केलर प्रोडक्ट बोला हुआ है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए दे आर टॉकिंग अबाउट डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर क्रॉस की बात कर रहे होते तो वो स्केलर नहीं, वो वेक्टर लिखते। तो स्केलर इज अ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट बोला है इस वेक्टर का, किससे, विद द यूनिट वेक्टर along with the sum of this and this vector। अब ध्यान से देखो, आपके पास ये जो वेक्टर दे रखे हैं, हम इनको नेमिंग कर लेते हैं ताकि हमारे लिए लिखना आसान हो जाए। सो इस वेक्टर को हमने सबसे पहले ए वेक्टर का नाम दे दिया, और इसका सम जिसके साथ बोला है, इस वेक्टर को हमने बी वेक्टर का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये ए एंड बी वेक्टर हो गए, एंड जिसके साथ इसका प्रोडक्ट बोला है उसको हमने सी वेक्टर का नाम दे दिया। अब ध्यान से देखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस यानी कि सी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि हम बीच में क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट के लिए डॉट लगाएंगे, क्रॉस नहीं लगाएंगे, क्रॉस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट विद अ यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर है बट वो कैसा है, सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम करके और फिर यूनिट वेक्टर के साथ है। तो ऊपर मैंने कैप लगा दी क्योंकि यूनिट वेक्टर के लिए ऐसे ही कैप लगाते हैं। ठीक है, और इनका जो सम करके फिर सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके आंसर क्या बोला है, इज इक्वल टू 1। तो हमने ये आंसर इज इक्वल टू 1 लिखा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई हो कि ये इक्वेशन कैसे लिखी है, क्योंकि यही इक्वेशन मेन है, ये बन गई तो आगे कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी निकालना है, तो और आसानी से कि लिखने में आसानी हो तो ए प्लस बी वेक्टर को हम क्या दे देते हैं नाम, डी, और उसका हमने यूनिट वेक्टर लगाना है, इसीलिए डी के ऊपर कैप। तो इसी इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, सी वेक्टर इंटू डी का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब देखो डी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। डी वेक्टर बेसिकली क्या है, किसको नाम दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पहले तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, जब भी एडिशन करनी है आई कैप में आई कैप, जे कैप में जे कैप, के कैप में के कैप। तो यहाँ पे देखिए आई कैप में 2 प्लस लैम्डा, ये आई कैप हो गया, इधर 4 प्लस 2,
6j कैप हो गया, -5 + 3 -2k कैप हो गया। ठीक है, तो डी वेक्टर निकाल दिया। बट अगर हम क्वेश्चन में देखें तो डी वेक्टर नहीं है, डी यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? डी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। सो डी वेक्टर ये हमने निकाला है, हमने ऊपर लिख दिया। मैग्नीट्यूड मतलब √x² + y² + z²। तो x क्या है? 2 + लैम्डा, उसका होल स्क्वायर। y क्या है? 6, 6 का स्क्वायर। इधर -2z है तो z का स्क्वायर। ये बन गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, आपको c वेक्टर इंटू डी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 बोला हुआ है। तो ये रहा c वेक्टर, जो आपको क्वेश्चन में हमने जिसको नाम दिया वो तो गिवन था, इंटू डी का यूनिट वेक्टर। तो ये देखो यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये सारी वैल्यू डाल दी। इज इक्वल टू 1 चल रहा है तो वो हमने लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखो, ये दोनों चीजें जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई यानी कि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो हम आई कैप को आई कैप के साथ, वैसे ही जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ करेंगे। तो यहाँ पे इधर आई कैप के साथ 1 है, सो 1 इंटू 2 + लैम्डा। सो 2 + लैम्डा आने वाला है हमारे पास, और नीचे आपके पास एज इट इज इधर 1 इंटू 6, तो 6 आ जाएगा, और नीचे आपके पास एज इट इज इधर 1 इंटू -2, तो -2 आएगा, और नीचे आपके पास एज इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपने कर दिया। अब क्या करोगे, तीनों का देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर तो सब कुछ ऐड ही हो जाएगा। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर 2 + लैम्डा + 6 - 2 इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो यहाँ से 2 - 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा + 6 बचा, और ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये बन जाएगा। अब इधर राइट साइड स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट में हमने इधर स्क्वायर किया, राइट में स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो ये रूट तो हट जाएगा, तो रूट हट गया। अब क्या है? नॉर्मल कैलकुलेशन। यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड में a + b होल स्क्वायर करना है, तो a² + b² + 2ab। राइट साइड में a + b होल स्क्वायर करना है, तो a² + b² + 2ab प्लस 40 है। अब कैलकुलेट इनको कर लो, सब कुछ देखिए। यहाँ पे 36 एज इट इज, 12 लैम्डा एज इट इज, ये लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 लैम्डा, 4 + 40 44। सॉल्व कीजिए, लैम्डा की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में वापस जाएं तो क्या बोला था? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यानी कि जिस तरीके से आप लीनियर इक्वेशंस में करते थे कि आपको इक्वेशन बोली है, स्टेटमेंट दी है, फिर बोलते थे फाइंड एक्स एंड वाई, तो सेम वही है। आपने इक्वेशन पढ़ी, आपने रिलेशन निकाला, आपको पता लगा कि इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है, ये उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है, आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, एंड में आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। आई होप आपको ये वाला समझ में आया हो, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 says, if A, B, C are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ए बी सी। अब देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है? 0। सो आपके पास ए बी सी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास 0 आ जाएगा, देन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आपके पास 0 आ जाएगा, देन सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपके पास 0 आ जाएगा, बिकॉज म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। शो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर द वेक्टर्स, सॉरी एक मिनट मुझे जस्ट क्वेश्चन चेक करने दो। शो दैट द वेक्टर, यस, तो यहाँ पे शो दैट द वेक्टर सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15 इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाली स्टेटमेंट का हमने ये रिजल्ट निकाल लिया कि दोनों जो वेक्टर्स है, दो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बोला भी क्या गया है कि दोनों जो ये वेक्टर्स है ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। ठीक है,
दूसरी चीज कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर आपके पास 15 है एंड शो करना है कि ए बी सी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि इनके एंगल्स जो हैं वो सेम है। अब जब एंगल की बात आई है तो एंगल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आपको एंगल वाला ये आपने फॉर्मूला सीखा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट चल रहा है तो कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्रॉस होता तो हम साइन वाला फॉर्मूला लगाते। सो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट चल रहा है तो कॉस थीटा क्या होगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट चल रहा है तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा हमने एज इट इज लिखा, यहाँ पे ए वेक्टर हमने एज इट इज लिखा। ठीक है, एक मिनट अब जस्ट होल्ड कीजिए, मैं एक मिनट के बाद आपको पढ़ाती हूँ, जस्ट एक मिनट। हाँ जी, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन में करेक्शन है। आई डोंट नो आपकी बुक्स में क्या होगा, बट यहाँ क्वेश्चन में करेक्शन है। मेरे एटलीस्ट जो मैंने एनसीईआरटी देखी है उसमें तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 15 नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है। अगर आपकी एनसीईआरटी में सही लिखा है तो मुझे बता देना। बाकी यहाँ पे शो दैट वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये यहाँ पे आना है। ठीक है, तो आप करेक्शन कर लेना अगर आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है। अगर सही लिखा हुआ है वैलिड। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे हमने कॉस थीटा किया। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपके पास ए वेक्टर तो यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब जो बी वेक्टर है बेसिकली क्या है कि आपको इस ये तो चलो नहीं आएगा, आपको ये जो वेक्टर दे रखा है ये वाला वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू ए बी एंड सी, मतलब एक वेक्टर तो ए है और दूसरा वाला वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो वो हमने यहाँ पे बी वेक्टर की जगह डाल दी। ठीक है, नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर कौन सा है, दूसरा वाला वेक्टर यही है, तो इधर इस पूरे का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो हमें पता है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है जब डॉट प्रोडक्ट लगता है। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर तो एज इट इज आएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर एज इट इज, और नीचे वाला मैग्नीट्यूड है उसको हम एज इट इज लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, हमें तो क्वेश्चन में ही पता है कि ए और बी का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो है और सी और ए का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो आपके पास ए मॉडुलस का स्क्वायर आ गया और नीचे आपके पास एज इट इज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ए मॉडुलस एक ए मॉडुलस से कैंसिल हो गया, तो आपके पास ऊपर एक ए मॉडुलस बचा, नीचे तीनों का मॉडुलस बचा। ठीक है, ये चीज आपकी कौन सी हो गई, फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज ऑफ कॉस थीटा। क्योंकि हमें इक्वली इंक्लाइंड बोला ना, अब दूसरे के साथ देखना पड़ेगा। मतलब हमने ए के साथ तो देख लिया कि ये वाला वेक्टर कैसे इंक्लाइंड है कॉस थीटा लगा के, अब बी का भी तो देखना पड़ेगा कि ये वाला वेक्टर कैसे इंक्लाइंड है। फिर से अब हम कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला वही रहता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन ए का मॉड इंटू बी का मॉड। बट अब बात क्या है, हम बी से चेक कर रहे हैं, तो बी वेक्टर इंटू जिसके साथ चेक कर रहे हैं वो तो वही रहेगा, अपॉन बी का मॉड इंटू तीनों का मॉडुलस। ठीक है, जिसके साथ चेक करना है वो एक ही चीज है, हम तीन अलग अलग का चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्पिटेटिव होता है, बी इंटू बी तो बी मॉडुलस का स्क्वायर, बी इंटू सी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, नीचे वाला आपके पास एज इट इज। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ए डॉट बी भी जीरो है और बी डॉट सी भी जीरो है, क्योंकि क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दे रखे थे। तो ऊपर सिर्फ क्या बचा, बी मॉडुलस का स्क्वायर, तो एक बी से एक बी मॉडुलस कैंसिल हो गया, यानी बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब सी का भी इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा, तो तीसरा एंगल ले लेते हैं कॉस बीटा, तो सी का चेक करते हैं सी मॉडुलस सॉरी सी वेक्टर इंटू दिस वेक्टर अपॉन सी का मॉड इंटू दिस, फिर से मल्टीप्लाई करो सी इंटू ए, ये आ जाएगा
सी इंटू बी ये आ जाएगा, सी इंटू सी मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज। फिर से ए डॉट सी भी जीरो, बी डॉट सी भी जीरो, यानी सी मॉडुलस का स्क्वायर बचा। एक सी मॉडुलस से एक सी मॉडुलस कैंसिल, ऊपर सी मॉडुलस बचा, नीचे आपके पास एज इट इज। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड बोला था, हमने तीनों एंगल्स देख लिए। अब क्वेश्चन में एक चीज और बोली थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको इक्वल मैग्नीट्यूड्स भी बोले हुए हैं, तो हम उसका भी यूज कर लेते हैं। तो आपको बोला है कि ए का मॉड, बी का मॉड और सी का मॉड तीनों बराबर है। अब एक बारी को तीनों इक्वेशन जरा देखो। आप फर्स्ट इक्वेशन को देखो तो न्यूमिनेटर क्या है, ए मॉड, डिनोमिनेटर ए प्लस बी प्लस सी मॉड। सेकेंड इक्वेशन को देखो, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर क्या है, बी का मॉड। थर्ड इक्वेशन को देखो, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर क्या है, सी का मॉड। अब जब न्यूमिनेटर जो कि ए बी सी है वही तीनों बराबर आ रहे हैं और डिनोमिनेटर तीनों का ऑलरेडी बराबर है, यानी अगर मैं बात करूं फर्स्ट इक्वेशन में जो कॉस थीटा है और सेकंड इक्वेशन में कॉस बीटा है, थर्ड इक्वेशन में आपके पास यहाँ पे सॉरी सेकंड इक्वेशन में कॉस अल्फा है और थर्ड में आपके पास कॉस बीटा है, ये तीनों बराबर आ जाएंगे क्योंकि तीनों की वैल्यूज तो बराबर आ ही रही हैं। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 कॉस थीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा बराबर है। तो मैं कह सकती हूँ कि थीटा, अल्फा एंड बीटा तीनों एंगल्स बराबर है। सो तीनों एंगल्स बराबर हैं यानी इक्वली इंक्लाइंड हुआ किसके साथ, इस वेक्टर के साथ। तो ये तीनों ए बी सी वेक्टर इस वेक्टर के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। थीटा, अल्फा, बीटा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, ये एंगल्स होते हैं एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ। सो तीनों ही इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट, ये आपको दे रखा है, इफ only if a and b are perpendicular given that a not equal to 0 b not equal to 0। अब देखो a एंड b तो परपेंडिकुलर बोले हैं, तो a डॉट b वो आपके पास जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। रीजन भी हमने दे दिया, बिकॉज a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। अब जो प्रूव करने के लिए बोला है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, राइट हैंड साइड के बराबर देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने उठाया, दोनों में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए a को a के साथ करेंगे तो a मॉडुलस का स्क्वायर, a को b के साथ करेंगे तो a डॉट b हो जाएगा। ऐसे ही b को a के साथ करेंगे तो b डॉट a हो जाएगा, b को b के साथ करेंगे तो b मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। a मॉडुलस का स्क्वायर एज इट इज। अब a डॉट b हो या b डॉट a हो, बात तो एक ही है, और जब a डॉट b जीरो है तो b डॉट a भी जीरो होगा, तो दोनों के आंसर में जीरो प्लस जीरो और इधर b मॉडुलस का स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास a मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b मॉडुलस का स्क्वायर ही आ गया, विच इज इक्वल टू योर आरएचएस। यहाँ पे आरएचएस देखिए, a मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b मॉडुलस का स्क्वायर है। सो ये आपके पास बहुत आसानी से प्रूव हो गया। ठीक है, सो दिस वाज अ चैप्टर। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है। मैं एज यूजुअल एमसीक्यू आप ही पे छोड़ती हूँ, नहीं निकले तो आप मुझे वो बता सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व करके बता दूंगी। बट आपने भी साथ के साथ छोड़ते जाना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, साथ के साथ आपने वो करने हैं और नहीं निकले तो मुझे बताने हैं। ठीक है, तो ये मैम ये चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन दोबारा बता दो। हाँ जी लास्ट देखो, आपको यहाँ पे दिया हुआ था ए वेक्टर डॉट सॉरी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप देख सकते हो, एक मिनट में इसको रख देती हूँ, समझ में नहीं आ रहा। ए भी परपेंडिकुलर है तो आप सबसे पहले तो इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। फिर आपको ये प्रूव करने के लिए बोला है, तो प्रूफ में आपको पता है एलएचएस आरएचएस बराबर करनी होती है, तो हमने यहाँ पे एलएचएस से स्टार्ट कर दिया। तो ये एलएचएस उठा के यहाँ पे लिख दी। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट करना है, यहाँ पे देखो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ए मॉडुलस का स्क्वायर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए डॉट बी हो जाएगा। ऐसे ही बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, बी डॉट ए, बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, बी मॉडुलस का स्क्वायर। यहाँ पे ए डॉट बी
क्वेश्चन में हमें जीरो दे रखा है क्योंकि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब डॉट में तो ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो वो बराबर ही होता है, तो अगर ए डॉट बी जीरो है तो बी डॉट ए भी जीरो होगा, यानी ए डॉट बी की जगह भी जीरो, बी डॉट ए की जगह भी जीरो। क्या बचा? ए मॉडुलस का स्क्वायर बचा और इधर बी मॉडुलस का स्क्वायर बचा, और यही चीज आपकी क्या है? आरएचएस यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा। ओके, इज इट क्लियर सरताज? यस मैम। ओके, सो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, बट अभी टाइम है, सो हम आगे भी चैप्टर करेंगे।